फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे धारामापी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, किसी भी परिपथ में धारा का क्या करता है, ये धारा को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने का मतलब होता है धारा का पता लगाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो धारामापी क्या करता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या पता लगाता है कि उसमें धारा है या नहीं है। ठीक, धारा कितनी है, धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, ये पता लगाता है धारामापी। लेकिन नाम से हमें ऐसा लगता है जैसे धारा को मापने वाला, इसका नाम है ना धारामापी। तो ये धारा का पता लगाता है कि धारा है या नहीं है। ठीक, जो इस मीटर की जो एक सुई होती है वो हिलती है, जो है उसका जो डिटेक्शन होता है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं। हम चाहें तो उसको वोल्टमीटर में चेंज कर लें, हम चाहें तो उसको आमीटर में चेंज कर लें। ठीक है, तो धारामापी क्या करता है, किसी परिपथ में धारा को संसूचक डिटेक्ट करता है। ठीक है, और हम इस डिटेक्शन को ही अगर कैलिब्रेट करते हैं, वोल्टमीटर में चेंज कर लेते हैं, वोल्टमीटर में मतलब धारामापी को अगर हम वोल्टमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये जो सुई का जो डिटेक्शन होगा ये किसको बताने लगेगा, वोल्टेज को। अगर हम बेटा इसी धारामापी को कन्वर्ट कर लेते हैं आमीटर में, तो यही डिटेक्शन हमें किसको बताएगा, फिर करंट को, करंट के मान को बता देगा। ठीक है, कि कितना करंट है। दो प्रकार के होते हैं हमारे धारामापी। कौन कौन से होते हैं धारामापी? दो प्रकार के होते हैं। धारामापी दो प्रकार के होते हैं। धारामापी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो आपका धारामापी होता है वो होता है इसमें चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी। ठीक है, और दूसरा इसमें होता है स्थिर कुंडली धारामापी, स्थिर कुंडली धारामापी। और यहां पर हमें केवल जो डिस्कस करना है वो बेटा कौन सा डिस्कस करना है, चल कुंडली धारामापी। ठीक है, स्थिर कुंडली धारामापी ये हमें डिस्कस नहीं करना है। आपके सिलेबस में केवल चल कुंडली धारामापी का ही हमें डिस्कशन दिया है और यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें नाम से ही क्लियर है, चल कुंडली धारामापी, इसमें जो कुंडली होती है वो गति करती है। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चल कुंडली धारामापी। स्थिर कुंडली में क्या होता है, कुंडली स्थिर रहती है, गति करता है रोटर। कौन गति करता है, रोटर गति करता है। लेकिन हमें इसमें क्या पढ़ना है बेटा, चल कुंडली धारामापी पढ़ना है केवल। ठीक, और चल कुंडली धारामापी भी बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निलंबित चल कुंडली धारामापी और एक होता है कीलकित चल कुंडली धारामापी। ये भी दो प्रकार के होते हैं, तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कौन से वाले, ये कितने प्रकार के होंगे, ये वाले भी बेटा दो प्रकार के हैं चल कुंडली। कौन सा है, एक को हम क्या बोलते हैं, निलंबित चल कुंडली, निलंबित चल कुंडली धारामापी। और दूसरे को हम क्या कहते हैं, कीलकित चल कुंडली धारामापी। ठीक, अब इन दोनों में से भी बेटा हमें केवल ये वाला डिस्कस करना है।
ठीक है। अगर एग्जाम में आता है धारामापी तो आप ये वाला एक्सप्लेन करके आओगे, निलंबित चल कुंडली धारामापी, ठीक है। तो धारामापी बेटा क्या करेगा, किसी परिपथ में धारा को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। अगर हम उसी डिटेक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं वोल्ट मीटर में तो हमें किसका पता चलेगा, वोल्टेज का। अगर हम आमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो किसका पता चलेगा, धारा का, ठीक है। जब धारामापी हम पूरा कंप्लीटली पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, धारामापी को आमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेटा ये पढ़ना है ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, इसकी संरचना वगैरह हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सा वाला पढ़ना है बेटा, निलंबित चल कुंडली धारामापी, ठीक। तो इसमें बेटा केवल हमें एक प्रकार का चल कुंडली धारामापी पढ़ना है, कौन सा वाला, निलंबित चल कुंडली धारामापी, ठीक है। तो धारामापी आप समझ चुके हो बेटा क्या होता है। तो एक लाइन आप चाहो तो यहाँ लिख देना, किसी परिपथ में धारा को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, निलंबित चल कुंडली धारामापी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेटा इसकी किस सिद्धांत की, ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक, किस सिद्धांत पर वर्क करता है, किस सिद्धांत पर वर्क करता है। देखो बेटा जब भी हम किसी धारावाही कुंडली को, जैसे हमने एक बेटा ये निकाला भी था, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इसमें हमने ये कोई आयताकार कुंडली रख दी है, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र V है। तो जब भी हम बेटा किसी आयताकार कुंडली को, जब किसी आयताकार धारावाही कुंडली को किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब बेटा उस कुंडली पर क्या लगता है, एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है, जिस कारण बेटा वो कुंडली क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। इस सिद्धांत पे तो बेटा ये वर्क करता है, कौन, निलंबित चल कुंडली धारामापी, ठीक है। किस पे बेटा वर्क करता है ये, जब हम किसी आयताकार धारावाही कुंडली को कहाँ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तब इसके ऊपर बेटा क्या लगता है, एक बल युग्म का आघूर्ण लगता है, जिस कारण बेटा ये कुंडली क्या होती है, इसके अंदर घूमने लगती है, ठीक। और कितने बल आघूर्ण से घूमती है बेटा, ये भी हमने प्रूफ किया था, टाउ बराबर NIVA साइन थीटा, ठीक है। इतने बल आघूर्ण से कुंडली ये घूमने लगती है, ये बहुत कायदे से बेटा प्रूफ हुआ था, ठीक है। तो सिद्धांत बेटा क्या होता है, जब किसी आयताकार धारावाही कुंडली को कहाँ रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो कुंडली पर बल युग्म का आघूर्ण लगता है, जिस कारण कुंडली घूमने लगती है, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो गया, इसका धारामापी का सिद्धांत, ये इस प्रिंसिपल पर बेटा वर्क करती है। और सेम प्रिंसिपल पे बेटा जो हमारे सीलिंग फैन होते हैं, पंखे, ये भी वर्क करते हैं। इसके अंदर भी बेटा क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या सिद्धांत होता है उनका, यही सिद्धांत होता है। जब किसी कुंडली को, जब किसी धारावाही कुंडली को कहाँ रखते हैं बेटा हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में, तो वो पंखा क्या होने लगता है बेटा, उसकी कुंडली वहीं पे घूमने लगती है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट बेटा वहां भी अप्लाई होता है, और उसी कॉन्सेप्ट पे बेटा हमारा ये धारामापी क्या करता है, वर्क करता है, ठीक। तो इसका मैं सिद्धांत लिख देता हूं यहां पर। जब किसी आयताकार धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिस कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में क्या होने लगती है, जिस कारण कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। तो ये जो धारामापी होता है बेटा, इस सिद्धांत पर वर्क करता है, ठीक है। तो जब भी हम किसी आयताकार कुंडली को कहाँ रखते हैं, आयताकार हो
और धारावाही हो, उसमें करंट प्रवाहित होना चाहिए, करंट बहना चाहिए। चुंबक क्षेत्र जो हम रखते हैं तब बेटा वो कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है। ठीक है, अब हम बनाएंगे बेटा इसकी क्या संरचना, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि आखिर चल कुंडली धारामापी कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, संरचना डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। संरचना कैसी होती है, ठीक, संरचना डिस्कस कर लेते हैं इसकी। तो ये हमारा इसमें संरचना इसकी बन चुकी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है और किस पर्पस से हमने इसको यहाँ पर जोड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जो दो स्ट्रॉन्ग चुंबक दिख रहे होंगे, ठीक है, ये छड़ चुंबक हैं और इन चुंबकों को हमने क्या किया है, जैसे चुंबक इस टाइप के होते हैं ना, इस टाइप के ऐसे होते हैं छड़ चुंबक, इस टाइप्स के, ये ऐसे, तो हमने क्या है इसको इस टाइप से काटा है, ये इनको इस टाइप से हमने काट लिया है। ये तो कटने के बाद ये कुछ ऐसा व्यू आएगा, ठीक है, ये ऐसा व्यू आएगा। ठीक, तो इन चुंबकों को हमने ऐसे काट के और इसके बीच में एक कुंडली को रखा है। ठीक, कारण क्या है ऐसा ये चुंबक को काटने का? बेटा कारण ये है कि ऐसा जब हम कर देंगे ना, ये वृत्ताकार जब इस चुंबकीय के हम सिरे कर देंगे काट कर, तो होगा क्या, चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक समान रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या नहीं होगा बेटा, परिवर्तित नहीं होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा एक समान रहे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, उसके लिए बेटा हमने क्या किया, ये काटा है। अगर हम नहीं काटते ना बेटा, तो जैसे जैसे कुंडली घूमती, ये चुंबक है, यहाँ चुंबक में ऐसी कुंडली घूम रही है, तो कुंडली कभी ऐसी हो जाती है सामने, तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता, फिर ऐसे होती फिर बदलता, ऐसे होती फिर बदलता, तो लगातार चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता। जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता ना, तो हमें रिजल्ट जो निकालने थे, वो रिजल्ट निकालने में हमें क्या आती बेटा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती वहाँ पर। तो हमने चुंबक को ऐसा काट लिया। क्यों काटने का कारण क्या है बेटा? काटने का कारण यह है क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमें चाहिए। तो ये काटने से क्या होगा बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा चुंबक को काटने का। और इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे एक एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम, एल्यूमिनियम का फ्रेम,
ठीक है। और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, ये इसके ऊपर बेटा ये कॉपर तार के क्या लपेटे हम लोगों ने, ये फेरे लपेटे हैं। ये एक आयताकार कुंडली है और कुंडली हमने किसकी बनाई है बेटा, एल्यूमिनियम के फ्रेम से कुंडली बनाई है। एल्यूमिनियम का फ्रेम है ये, ठीक है। और उसके ऊपर हमने क्या किया है, ये कॉपर के तार के क्या मारे हैं, फेरे, कॉपर के फेरे, ठीक है। कॉपर के तार हमने लपेटे हैं उसके ऊपर। अब ये समझ लेते हैं कि हमने आखिर एल्यूमिनियम ही क्यों सेलेक्ट किया। कुछ और ले सकते थे, लोहा ले लेते, है ना, कुछ और आइटम ले सकते थे, बट एल्यूमिनियम ही क्यों। तो देखो बेटा, एल्यूमिनियम लेने के कई रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये है क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना, वो थोड़ी हल्की धातु होती है, ठीक, धातु होती है हल्की। अब जब हल्की धातु होगी तो फ्रेम हमारा हल्का हो जाएगा, कुंडली को बेटा घूमने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी, है ना। तो एक रीज़न तो ये होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, सब हल्की धातु होती है। हल्की धातु होने की वजह से क्या होगा, कुंडली को घूमने में क्या होगी, आसानी होगी। अब हम लोहे की ले लें तो भारी है, वो लोहा भारी होता है उससे। अब भारी चीज़ को घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है, हल्की चीज़ को हम आसानी से घुमा सकते हैं पकड़ के। तो एक रीज़न तो बेटा ये उसका, एल्यूमिनियम हल्का होता है, इसलिए हमने ये फ्रेम बनाया एल्यूमिनियम का, ठीक है। दूसरा रीज़न बेटा ये होता है, एल्यूमिनियम जो होता है इस पर जल्दी जंग वगैरह नहीं लगती है। कोरोजन जो होता है, संक्षारण, वो बहुत कम होता है, जंग वगैरह आसानी से नहीं लगती है और काफ़ी टाइम लग जाता है इसको नष्ट होने में, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है। तीसरा रीज़न बेटा ये है, ये जो एल्यूमिनियम होता है ये चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित नहीं करता है, चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित नहीं करता है। अगर हम यहाँ लोहे का ये ले लेते, एल्यूमिनियम की जगह लोहा ले लेते, तो क्या होता बेटा, उस लोहे के फ्रेम की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता रहता, बदलता रहता, है ना। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता रहता, बदलता रहता। तो एल्यूमिनियम पर बेटा चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता है इतना। जब प्रभाव नहीं पड़ेगा तो फिर क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमारा बना रहेगा। तो 3 बेटा रीजन है, हल्का होने की वजह से कुंडली घूमने में आसानी होगी, जंग वगैरह जल्दी नहीं लगती है, इसमें खराब नहीं होता ये, और हल्का होने की वजह से कुंडली घूमती है, और चुंबक का ज़्यादा इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिससे बेटा चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या बना रहता है, एक समान बना रहता है, ठीक है। अब बीच में आपको बेटा ये दिख रही होगी, हाँ, कॉपर के फेरे लपेटते हैं बेटा इसके ऊपर हम लोग, ठीक है। किसके फेरे लपेटते हैं, कॉपर के फेरे लपेटते हैं। कॉपर के फेरे बेटा क्यों, किसी और तार को ले सकते थे। तो याद रखना बेटा, कॉपर जो है वो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है, ठीक है, सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है। तो अच्छा होने की वजह से बेटा हमने क्या कर दिया, इस पर किसके फेरे ले लिए, कॉपर के फेरे लपेटे हैं। तो एल्यूमिनियम समझ में आ गया होगा बेटा कि एल्यूमिनियम का फ्रेम हमने यहाँ पर क्यों सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये आपको बीच में ये दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे की क्रोड, नर्म लोहे की क्रोड है ये। और इसको जब हम बनाते हैं ना बेटा, तो इसको सममित बनाते हैं। सममित समझते हो, सममित का मतलब होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो, जैसे मार्कर है अपने पास, ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ बीच में से कट करता हूँ, बीचों बीच से, तो हमें इधर का पार्ट और इधर का पार्ट क्या मिलेगा, एक जैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से काटूं तो मार्कर हमारा कैसा है, ये सममित हो जाएगा, ठीक। तो सममित का मतलब ऐसा होता है जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, एक फिक्स शेप रहती है इसकी, ठीक है। और जब हम इसको लटकाते हैं ना, तो इस कुंडली और इस नरम लोहे की क्रोड को ऐसे लटकाते हैं कि ये नरम लोहे की जो क्रोड है वो इससे कहीं पर भी टच ना हो, क्या ना हो, टच ना हो। जब बेटा ये टच नहीं होगी, अगर ये बाई चांस अगर टच हो भी जाती है, तो बेटा क्या होगा, इस कुंडली का थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा। जब वेट बढ़ेगा तो कुंडली को घूमने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। इसको लगाते क्यों हैं बेटा, इसको इसलिए लगाते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको एक समान रखने का बेटा ये काम करती है नरम लोहे की क्रोड, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान रखने का बेटा काम करती है कौन की, नरम लोहे की क्रोड, ठीक। और इसको लटकाया कैसे जाता है, इस कुंडली के विदाउट सपोर्ट, इस पर कोई सपोर्ट नहीं लगाना है हमें कुंडली पे, ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप में लटकाना है। इस पर कोई भी इसका वेट वगैरह नहीं लगना चाहिए,
ठीक, वेट अगर लगेगा तो कुंडली बेटा भारी हो जाएगी, घूमने में क्या आएगी, उसको दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, तो ये नरम लोहे की करोड़ हो गई। ठीक, उसके बाद बेटा आपको ये दिख रहा होगा, ये होता है मिरर। ये क्या होता है, मिरर, जहां से हम सुई के विक्षेप को क्या करते हैं, नोट करते हैं। यहां से सुई लगी होती है तो हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, इस सुई के विक्षेप को क्या करते हैं, नोट करते हैं कि कितना विक्षेप है। और ये जो आपको ये दिख रही होगी बेटा, इसको हम बोलते हैं फॉस्फर। फॉस्फर, फॉस्फर ब्रोंज, फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती। किसकी पत्ती है बेटा, ये फॉस्फर ब्रोंज की पत्ती होती है ये। और ये जो स्प्रिंग होता है बेटा, ये भी किसका होता है, फॉस्फर, फॉस्फर ब्रोंज का, फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग, फॉस्फर ब्रोंज का स्प्रिंग है ये। देखो बेटा, फॉस्फर ब्रोंज एक पदार्थ होता है, फॉस्फर ब्रोंज। ठीक, अब जब कुंडली घूमती है ना बेटा, ये कुंडली जब घूमती है तो इसमें ऐठन पैदा होती है। ऐठन, जैसे लबड़ से हम किसी चीज को बांध के, लबड़ से अगर बांध के उसको किसी चीज को घुमाते हैं तो लबड़ में क्या पैदा होती है, ऐठन पैदा होती है। ऐसे ही बेटा इस फॉस्फर ब्रोंज में क्या पैदा होती है, ऐठन पैदा होती है। ऐठन, कुंडली घूमेगी तो ये क्या होगा, ऐठेगा। कुंडली इधर घूमेगी तो ये इस तरफ बैठेगा। समझ में आ रहा है। तो फॉस्फर ब्रोंज का ही हमने क्यों लिया बेटा, फॉस्फर ब्रोंज का लेने का रीजन ये है, हम लवड़ का भी ले सकते थे बेटा, लेकिन लवड़ क्या होती है, जब हम उससे पकड़ के किसी चीज को लटकाते हैं तो उसका वेट क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है। जैसे तुमने झटका मारा तो नीचे आ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, उसका टूटने का भी खतरा रहता है। और जब वो तनता है ना तो उसकी लेंथ काफी ज्यादा क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, तो फॉस्फर ब्रोंज बेटा क्या होता है, एक तो कुंडली जब घूमती है ना तो आराम से इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, मरोड़ उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और ज्यादा और काफी ज्यादा हम इसको मरोड़ सकते हैं, ये टूटता उठता नहीं है। सही है, तो इसलिए हम किसका लेते हैं बेटा, इसको फॉस्फर ब्रोंज का। अब ये है अपने पास क्या, फॉस्फर ब्रोंज का ही क्या है, स्प्रिंग है। ठीक है, जैसे अपनी उंगली है, अगर मैं इसको घुमाता हूं देखो तो यहां तक बहुत आसानी से घूम जाती है। ये देखो आराम से घूम रही है यहां तक। ये अगर मैं इससे ज्यादा घुमाऊंगा तो क्या होगी, टूट जाएगी ना उंगली, है देखो नहीं घूम पाएगी इससे ज्यादा। तो इसमें बेटा क्या होता है, जब कुंडली घूमती है तो इसमें काफी ज्यादा ऐठन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फॉस्फर ब्रोंज का बनाते हैं। ठीक, अब क्या रह गया बेटा, इसमें इसको मिटा देता हूं। इसमें अब क्या रह गया है, इसमें बेटा ये रह गया एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरोड़ कैप। क्या बोलते हैं इसको, मरोड़ कैप, मरोड़ कैप। तो मरोड़ कैप बेटा क्या करता है, जब भी हम इस धारा मापी को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह रखते हैं, मैंने यूज़ किया, किसी और ने इसका उपयोग किया, ठीक है, तो इधर उधर हम उसको लेके जाते हैं। तो इधर उधर ले जाने से बेटा क्या होता है, ये जो पत्ती है ये बेटा ढीली पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। इधर उधर उठा के रखो, मुझे ज़रूरत है, मैं ले गया, किसी और को ज़रूरत है वो ले गया, इधर रखा उधर रखा, तो ऐसा करने में क्या होता है, ये पत्ती जो होती है बेटा ढीली पड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस मरोड़ कैप की वजह से इसको क्या कर लेते हैं, कस देते हैं। जब चाहो जितना चाहो उसको ढीला कर लो, जितना चाहो उसको कस लो। ठीक है, जब ये ढीला पड़ जाता तब ऐसा करते हैं। ठीक, और ये बेटा दो संबंध पेंच होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, संबंध पेंच, संबंध पेंच, संबंध पेंच, और इसको बोला जाता है T1। और ये वाला हमारा होता है कौन सा पेंच, संबंध पेंच T2। ठीक, और ये बेटा कहाँ जोड़े जाते हैं, हमारे परिपथ के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर की स्ट्रक्चर बेटा पढ़ रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो डायग्राम बेटा आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा, इसी को पहले हम लिखते हैं और फिर इसकी कार्य प्रणाली समझते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, डायग्राम बना लिया है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे बेटा इतनी जगह नहीं है कि मैं लिख पाऊँ, तो डायग्राम बेटा मुझे मिटाना पड़ेगा और फिर मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ कि संरचना में आखिर हमने क्या क्या लिया है। तो जो हमने बेटा ये बनाया है इसी को बेटा हमें क्या करना है, लिखना है। तो आप इसको अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ठीक, जो भी आपने लिया है कि इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, एक एल्यूमिनियम की फ्रेम पर लिपटित कॉपर के तारों की एक कुंडली होती है जिसमें एक नरम लोहे की करोड़ लगाते हैं, इस टाइप से आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक, तो इसको मिटा के मैं इसकी संरचना लिख देता हूँ, फिर इसकी कार्यप्रणाली की हम लोग बात कर लेंगे। तो ऐसे बेटा हम लोग ये धारा मापी की संरचना लिख लेंगे। तो जो हमने डायग्राम में बनाया था
उसी को बेटा यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आप चाहो तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो कि तांबे के पतले पृथक्करण तार के एल्यूमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है, ठीक है। एल्यूमिनियम की फ्रेम और कॉपर के तार क्यों लेते हैं, ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया था अभी। इसमें लिखा है, इस कुंडली को एक पतली फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती से एक स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच लटकाया जाता है, ठीक। फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती ली थी हमने और कुंडली को ऐसे दोनों चुंबक के ध्रुवों के बीच में क्या कर दिया था हमने बेटा, लटका दिया था, ठीक है। पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ कैप से जुड़ा होता है और कुंडली का निचला सिरा फॉस्फर ब्रॉन्ज के ही बने किससे जुड़ा होता है, एक स्प्रिंग से जुड़ा होता है, ठीक है। आगे इसमें लिखा है, कुंडली के भीतर एक नरम लोहे की सममित करोट को कुंडली से बिना स्पर्श करे रखा जाता है, ठीक, जिससे चुंबकीय क्षेत्र एक समान बना रहता है और ताकतवर हो जाता है, प्रबल हो जाता है। इसमें एक छोटा दर्पण एम लगा होता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है। इसका विक्षेप एक लैंप तथा पैमानों से पड़ा जाता है। यह पूरा जो सिस्टम होता है बेटा, एक मेटल के बॉक्स में क्या रहता है, पूरा बंद रहता है। जो अभी सिस्टम, अभी डायग्राम हमने जो बनाया था, ये पूरा सिस्टम बेटा किस में होता है, एक धातु का बना हुआ, एक मेटल का बना हुआ बेटा डिब्बा होता है, उसके अंदर फिक्स होता है सारा ये। आगे इसमें लिखा है, इसके सामने की ओर एक कांच की खिड़की तथा पेंच लगा देते हैं। पेंच लगाए थे बेटा, संबंध पेंच T1 और T2। और जिस धारा का हमें बेटा मापन करना होता है उसको हम किधर जोड़ देते हैं बेटा, उस तार को T1 की ओर। और कुंडली का जो T2 सिरा होता है, वहाँ से बेटा धारा क्या होती है, निर्गत होती है, ठीक। तो ये बेटा इसकी संरचना है। आप चाहें तो इसको अपने शब्दों में, जैसे भी आपने डायग्राम को समझा है, जैसे भी जो कुछ बनाया है, आप उसको अपने शब्दों में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे कि आखिर ये कार्य कैसे करता है, ठीक। डायग्राम बना रहा हूँ, आपको नहीं बनाना है, पहले हम बना चुके हैं, समझने के लिए डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये अपनी स्टेप से चुंबक आ गई थी, ठीक, और यहाँ पर क्या रखी थी, ये कुंडली रखी थी और दूसरा चुंबक यहाँ कुछ इस टाइप से रखा था, ठीक। यहाँ पर नरम लोहे की करोट और ये आगे अपनी कुंडली, ठीक। और ये संबंध पेंच कौन सा था, ये था T2। और ये फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती, फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती आ गई है। और यहाँ पर एक मरोड़ कैप और ये संबंध पेंच कौन सा है, T1। तो ऐसी मैंने रफली डायग्राम बना दिया है कार्यविधि को समझने के लिए, ठीक है। पहले हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसको डायग्राम बना लिया है। तो होता क्या है बेटा, जैसे ही हम लोग धारा, जिस धारा का बेटा हमें मापन करना होता है, उस धारा को हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर जोड़ते हैं। जोड़ा कहाँ जाएगा, T1 पेज के ऊपर, ठीक। तब ये धारा बेटा होती हुई, कुंडली से होती हुई ये T2 में आ जाएगी। अब जब ये T1 में धारा बेटा जाएगी तो यहाँ से होती हुई कहाँ आएगी धारा, ये कुंडली में। तो कुंडली रखी कहाँ है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी है, चुंबक के बीच में रखी है। तो क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, एक बलयुग्म का आघूर्ण, और कुंडली क्या होगी, घूमने लगेगी। ऐसा ही तो होगा। अरे यही तो कहता है सिद्धांत कि जब हम बेटा इसके T1 पर धारा देंगे तो ये कुंडली क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जब धारा प्रवाहित होगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी है, तो कुंडली क्या होगी, यहीं पर बेटा घूमना शुरू कर देगी, ठीक। तो यहां मैं लिखता हूं, कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है, तब जब कुंडली में धारा I प्रवाहित की जाती है तब कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण कितना लगता है बेटा, बल आघूर्ण पता है, टाउ बराबर NIVA साइन थीटा। लेकिन बेटा ये जो थीटा होता है ये A और B के बीच का कोण होता है ना। और इस बार बेटा जो बल रेखा है सारी की सारी गुजरेंगी बेटा, सीधे गुजरेंगी, और हमेशा इसका तल बेटा 90 डिग्री पर रहेगा। तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा,
90। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बेटा टाउ बराबर NI BA, क्योंकि साइन 90 का बेटा मान कितना होता है, कितना होता है साइन 90 का मान होता है बेटा 1। तो इसमें बेटा जब भी हम करंट देंगे तो कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, और जब कुंडली धारा प्रवाहित होने लगेगी तो कुंडली बेटा यहीं पर घूमना शुरू कर देगी। कितने वाला गुण से बेटा घूमेगी, टाउ बराबर NIVE साइन थीटा, और थीटा का बेटा मान होगा यहाँ पर 90, क्योंकि एक समान बेटा चुंबकीय क्षेत्र है, बल रेखाएं हमेशा बेटा 90 डिग्री पर ही यहाँ से पास होंगी, तो NIVA हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब बेटा कुंडली घूम रही है, कुंडली क्या हो रही है, घूम रही है, और ये जो फॉस्फर ब्रांच की जो बेटा पत्ती लगाई है इसमें बेटा क्या उत्पन्न हो जाएगी, क्या लगने लगेगा इसमें, मरोड़ बल। क्या लगने लगेगा, जब कुंडली बेटा घूमेगी तो इसके साथ साथ क्या लगेगा, इसमें मरोड़ बल लगेगा। अगर हम मान लें बेटा कि इसका प्रत्यास्थता मरोड़ गुणांक कितना है, C है, और ये कितना बेटा विक्षेप करती है, फाई विक्षेप करती है, कोई घूमेगा ना, ये कितना घूम गया, ये फाई घूम गया। ठीक है, ठीक है, कुंडली के घूमने से फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती में मरोड़ बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है यदि इसका मरोड़ प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो बेटा, C हो तो बलागुण। तो कितने बेटा प्रत्यास्थता गुणांक से घूम रही है, ये C से, तो मैं यहां से बेटा लिख सकता हूं टाउ बराबर C फाई बेटा क्या है, ये जितना घूमेगी, जितना कोण घूमेगी ये वो है। ठीक, तो ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। इधर से बेटा कुंडली घूम रही है, उधर से उसमें मरोड़ बल उत्पन्न हो रहा है, तो ये दोनों बेटा जहां पर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, वहीं पर बेटा कुंडली क्या कर देगी, घूमना बंद कर देगी। जहां पर बेटा कुंडली घूमना बंद करेगी वहीं पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो विक्षेप प्राप्त होगा उसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण बेटा हम क्या कर देते हैं, बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर कैसे आएंगे बराबर, ये इसके नीचे लिख देता हूं मैं, कैसे आएंगे बराबर, ये NI ये लिख देता हूं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहां पर बेटा ये क्या आ जाएगा, NIVA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C फाई। तो I का बेटा यहां से मान आ जाएगा C फाई बटे में NVA। तो यहां से बेटा हम लोग करंट का मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हम लिख सकते हैं बेटा ये जो I होगा हमारा, ये समानुपाती होगा किसके, फाई के। क्यों होगा, क्योंकि बेटा C जो है मरोड़ गुणांक ये फिक्स होगा, फेरों की संख्या भी फिक्स होगी, चुंबकीय क्षेत्र भी हमने फिक्स कर दिया है, कुंडली का क्षेत्रफल भी फिक्स है। तो बचा क्या बेटा, ये I ये निर्भर करेगा बेटा इस विक्षेप पर, इस घूमने पर। ठीक है, धारा मापी में प्रवाहित धारा विक्षेप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये बेटा हमारा खत्म हो चुका है इसमें धारा मापी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसमें धारा मापी की सुग्राहिता। ठीक है, धारा मापी की सुग्राहिता पढ़ लेते हैं कि सुग्राहिता क्या होती है। इसमें डिस्कस करना है धारा मापी की सुग्राहिता, या इसी को सुग्राहिता ही को हम कहते हैं संवेदनशीलता। ठीक है, तो पहले इसमें ये डिस्कस कर लेते हैं कि सुग्राहिता क्या होती है। तो सुग्राहिता का क्या मतलब होता है, देखो एक तराजू होता है जो कि सब्जी वालों के पास होता है,
जब भी हम उस तराजू से किसी भी चीज़ को तोलते हैं, ठीक है, जैसे आप आलू लेने गए या प्याज लेने गए, ठीक, तो होता क्या है, जैसे जो ठेले वाला है वो आलू तोल रहा है, ठीक, इसी दौरान आलू के ऊपर एक मक्खी आके बैठ जाए या 2-3 मक्खियाँ आके बैठ जाएं, तो क्या इतना प्रभाव डालती हैं वो मक्खियाँ जो बैठी हैं उस तराजू के ऊपर, क्या उन मक्खियों के बैठने से कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। अब आप सपोज करिए एक तराजू जो सुनार होता है, सोना तोलता है, उसके पास भी होता है। अगर वही मक्खी सोना तोलने वाले तराजू में अगर बैठ जाए तो जाहिर सी बात है बेटा थोड़ा बहुत प्रभाव वो ज़रूर डालेगी। ऐसा है क्यों? देखिए, जो सब्जी वालों के पास तराजू होते हैं और जो सुनार होते हैं उनके पास तराजू होते हैं, उनमें अंतर होता है। जो सुनार के पास होते हैं उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, संवेदनशीलता ज़्यादा होती है इनकी, ठीक। उसमें हम अगर बहुत थोड़ी सी चीज़ भी रखेंगे तो उसको भी वो क्या कर देगा, बता देगा कि इतने ग्राम का है, इतना है ये, ठीक है। तो संवेदनशीलता का बेटा मतलब क्या होता है, सुग्राहिता का मतलब क्या होता है कि किसी छोटी सी चीज़ के लिए भी हमें क्या मिले, एक बड़ा विक्षेप मिले। अब हमें यहाँ क्या पढ़ना है, धारामापी की सुग्राहिता। मतलब अगर धारा बहुत कम भी है उसके लिए भी धारामापी क्या करे, हमें क्या दे दे, सूचना दे दे, उसको भी हमें बता देगा यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसे हम बेटा क्या बोलेंगे, धारामापी की सुग्राहिता। मतलब धारामापी की सुग्राहिता वह होती है जिसके लिए धारा के छोटे से मान के लिए भी धारामापी क्या करे, विक्षेप उत्पन्न कर दे, ठीक है। विक्षेप का मतलब है उसकी सुई जो है वो क्या कर जाए, डिटेक्ट कर जाए। तो हम कहेंगे कि उस धारामापी की सुग्राहिता क्या है, अधिक है। आ गया समझ में, ठीक। तो एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं सुग्राहिता क्या होती है। जैसे देखिए, 2 टाइप के बंदे होते हैं, एक बंदा ये है और एक ये है, ठीक। हमने क्या किया, किसी को ऐसे उंगली चुबो दी उसके, तो वो क्या करता है, एकदम हमें रिस्पॉन्स करता है। हमने किसी की ऐसी उंगली लगाई, वो एकदम पूछे क्या है वे, इस टाइप से, ठीक है। एक बंदा वो होता है जिसको हम पूरा ऐसे झंझोड़ दिया पकड़ के, उसके बाद भी उसके कान के ऊपर जू नहीं रहेंगी, टच से मच नहीं हुआ वो। तो बता सकते हैं आप किसकी सुग्राहिता ज़्यादा है, जिसके हमने केवल उंगली ऐसे टच किया है, उसके बाद भी वो हमें बड़ा रिस्पॉन्स दे रहा है। हमने इसको आउटपुट क्या दिया, सॉरी इसको इनपुट क्या दिया, केवल एक उंगली से टच किया था तो उसने हमें क्या दिया, ज़्यादा आउटपुट दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ज़्यादा आउटपुट दे रहा हूँ, उसके बाद भी हमें ये क्या दे रहा है, कम इनपुट दे रहा है, ठीक है। तो सुग्राहिता बेटा समझ में आ गया होगा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हमें किसकी सुग्राहिता पढ़नी है, धारामापी की। तो धारामापी की बेटा सुग्राहिता क्या होती है कि धारामापी की सुग्राहिता वही होती है जिसके लिए धारा के छोटे से मान के लिए भी धारामापी क्या करे, एक बड़ा विक्षेप उत्पन्न कर दे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, धारामापी की सुग्राहिता, ठीक है। तो लिख देते हैं इसको, ये डेफिनेशन में लिख दी है धारामापी की सुग्राहिता। इसको एस से लिखते हैं सुग्राहिता को, सेंसिटिविटी को एस से लिखते हैं। वह होती है जिसके लिए धारा के छोटे से मान के लिए भी क्या हो, एक बड़ा विक्षेप प्राप्त हो जाए, ठीक। कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है। और पहले को हम लोग क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता। क्या बोलते हैं, धारा सुग्राहिता, ठीक है, धारा सुग्राहिता। और एक तरफ मैं धारा सुग्राहिता लिख दूंगा और दूसरी बेटा क्या होगी इसमें, वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक, वोल्टेज सुग्राहिता। क्यों बेटा 2 प्रकार की हम क्यों पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि जो धारामापी हमारा होता है इसको हम आमीटर में भी चेंज करते हैं, तब वो क्या बताने लगता है, धारा को। और जब हम इसको चेंज कर लेते हैं किसमें, वोल्टमीटर में, तब ये क्या बताने लगता है, वोल्टेज को। तो इस आधार पर बेटा कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार की, ठीक। तो धारा सुग्राहिता, तो इसमें हम इनपुट क्या देंगे बेटा, इनपुट क्या देंगे, धारा देंगे ना इनपुट। जैसे ये बंदा है बेटा, मैंने उसको उंगली से टच किया तो मैं इसको क्या दे रहा हूं, एक उंगली का इनपुट दे रहा हूं, इनपुट। समझ में आ रहा है। तो धारा सुग्राहिता में हम क्या देंगे, इनपुट के तौर पे क्या देंगे, धारा। इनपुट के तौर पे क्या देंगे बेटा, धारा, सही है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा बेटा, जो वो कुंडली है वो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट बेटा मिलेगा हमको क्या, फाई। कुंडली क्या होगी,
घूमेगी। और धारा सुग्राहिता को लिखते हैं बेटा एस से, और धारा को लिखते हैं आई से। तो एस आई बराबर हो जाएगा फाई अपॉन में आई। और अभी बेटा हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे, इसमें क्या था फॉर्मूला, आई बराबर अभी पढ़े थे ये सी फाई बटे में एन वी ए। ये बेटा मैं यहाँ लगा देता हूँ इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो Q अपॉन फाई अपॉन आई का मान चाहिए बेटा। तो फाई अपॉन आई के लिए मैं क्या करूँ, इसको इधर ले जाऊँ, एन वी ए बटे में सी, इधर क्या आ जाएगा बेटा ये फाई अपॉन में आई। तो फाई अपॉन आई की जगह पर बेटा क्या लगा दूंगा यहाँ पर, एस आई इक्वल टू एन वी ए बटे में सी। तो ये आ गई बेटा हमारी निकल के क्या, धारा सुग्राहिता। अब मैं निकाल देता हूँ वोल्टेज सुग्राहिता। बेटा वोल्टेज सुग्राहिता में हम इनपुट क्या देंगे, वोल्टेज। क्या इनपुट देंगे बेटा, वोल्टेज इनपुट देंगे, तब हमें कौन सी सुग्राहिता मिलेगी, धारा सुग्राहिता। तो ये हमने इनपुट दे दिया बेटा वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज, और आउटपुट हमें क्या मिलेगा बेटा, दोबारा से कुंडली घूमेगी, और कितनी घूमेगी कुंडली, फाई, ये मान लेता हूं मैं। अच्छा ओम का नियम बेटा हम लोग पढ़े थे, इसमें बी बराबर आई आर। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, आई इंटू कैपिटल आर, ठीक। तो फाई अपॉन आई दोबारा से लगा देता हूँ बेटा मैं, एन वी ए बटे में सी, और ये कैपिटल आर। तो ये आ गई बेटा हमारी कौन सी सुग्राहिता, ये आ गई बेटा हमारी वोल्टेज सुग्राहिता, ठीक है। तो अगर हमें धारा सुग्राहिता को बढ़ाना है, धारा मापी की धारा मतलब धारा सुग्राहिता को अगर बढ़ाना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं बेटा धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए। ये एन क्या था, एन था बेटा कुंडली में फेरों की, ये ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये जो धारा सुग्राहिता है ये किसके समानुपाती होगी, कुंडली में फेरों की संख्या की। मतलब हम कुंडली में जितने ज़्यादा बेटा फेरे रखेंगे, धारा सुग्राहिता बेटा उसकी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये बी क्या था, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र की भी बेटा समानुपाती होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र या बढ़ा दें हम, मतलब किन किन जरियों से हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, धारा सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। एक तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, या फिर ए मतलब कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। और सी बेटा क्या था, प्रत्यास्थ मरोड़ प्रत्यास्थता गुणांक। इसको अगर हम घटाते हैं, ये जितना कम होगा उतनी बेटा धारा सुग्राहिता क्या होगी, इसकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और इसके जरिए से हम किसकी धारा सुग्राहिता बढ़ाएंगे, वोल्टेज सुग्राहिता के लिए ये होगा, ठीक है। अब बेटा हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि धारा